वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सभी ने हाल ही में देखा कि 26वीं आईनी तरमीम को पास कराने के चक्कर में पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ कैसा मजाक किया गया और पब्लिक के अंदर इस सेंटिमेंट को हवा दी गई कि हमारा मुल्क एक अनअनाउंस्ड आमरीत का सामना कर रहा है और इस आमरीत का ताज एक पूरी माफिया ने पहना हुआ है। तारीख इस बात को कभी भी नहीं भूलेगी कि बिलावल जरदारी एक ऐसी पार्टी के चेयरमैन जिसका एक जमाने में नारा ही डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज रहा है और जिस पार्टी के बानी ने पाकिस्तान को इसका मौजूदा आइन दिया है। जब सूबा सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में एक जलसे से खिताब करते हैं तो एक टोटली गैर जमहूरी लहजा अपनाते हुए नाजायज और मुतनाज़ तरीके से 26वीं आईनी तरामीम को पास कराने की बात करते हैं, जिस पर वो आगे चलकर अमल भी करते हैं। ये नाजायज तरीका क्या था? ये था हॉर्स ट्रेडिंग, हुकूमत साजी में एग्जिस्ट करने वाली सबसे बड़ी लानत कि जब करोड़ों रुपए लगाकर MNAs, MPAs और सेनेटर्स के जमीर खरीद कर अपनी पार्टी मौकफ के खिलाफ वोट दिलाया जाता है। इमरान खान की 2022 में वफाक और पंजाब की हुकूमत भी इसी तरह गिराई गई थी, लेकिन फिर पंजाब में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में आर्टिकल 63A के तहत तमाम पार्टी मौकफ से इख्तलाफ करने वाले 25 MPAs को डी सीट कर दिया गया था और आइंदा इस तरह करने वाले हर MPA पर डिफेक्शन क्लॉज लगाने की हिदायत कर दी गई। पंजाब में इन 25 MPAs के डी सीट होने के बाद क्या होता है, जानने के लिए मेरी ये वीडियो जरूर देखें। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस साल PTI के सेनेटर्स और MNAs ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट कैसे डाला? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल शामिल थे, ने 3-2 के फैसले से डिफेक्शन क्लॉज लगाने की रूलिंग दी थी, जो अगले 2 साल तक नाफिज भी रही। लेकिन फिर जो ही आईनी तरामीम पास कराने की खबरें आईं तो इस वर्डिक्ट पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई और फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने 3 अक्टूबर 2024 को इस फैसले को ओवरटर्न कर दिया और यूं PTI के 4 अरकान जहूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची, उस्मान अली और मुबारक जेब ने पार्टी हिदायत के खिलाफ जाकर आईनी तरामीम के हक में वोट दिया और ये तरामीम सक्सेसफुली पास हो गयी। अब दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं था कि सियासत में किसी ने किसी को धोखा दिया हो। हमारी सियासी तारीख धोखा दही, एहसान फरामोशी और गद्दारी के वाकयात से भरी पड़ी है। मिसाल के तौर पर आपको शायद लगता हो कि अयूब खान ने मुल्क पर पहला मार्शल लॉ लगा के डिक्टेटरशिप के लिए दरवाजे खोले, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया तो नहीं बल्कि पहले मार्शल लॉ की साजिश को नाकाम बनाया? और क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इमरान खान को सियासतदान बनने से पहले PMLN ज्वाइन करने की ऑफर्स आई थी और यही नहीं बल्कि साल 2013 में भी नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान की रिहाइश का बनी गाला पहुंचे थे और वहां पर दोनों रहनुमाओं के बीच में कोऑपरेशन का आदा किया गया था। फिर क्या हुआ कि आज ये दोनों रहनुमा एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जैसी कई और कहानियां, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इन सियासी गद्दारियों की कहानियां जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि सियासत का खेल इतना डर्टी क्यों है। इसका जवाब आपको सिंपली एक ही लफ्ज में मिलेगा और वो लफ्ज है इक्तदार। इक्तदार की भूख हर सियासतदान को ही होती है और इसकी वजह बहुत ही ऑब्वियस है और आप सभी के इल्म में भी है। अगर जनरल परवेज मुशर्रफ को ये हवस ना होती और वो 2002 में इलेक्शंस करवा कर सियासत से साइडलाइन हो जाते तो आज वो हमारे मुल्क के सबसे बड़े हीरोज में से एक होते। लेकिन इक्तदार की लालच में उन्होंने 2008 तक सदारत संभाली और आखिरी दम तक इक्तदार को बचाने के लिए हर कानूनी गैर कानूनी इकदाम किया, लेकिन उनका अंजाम आप सभी के सामने। इसी इक्तदार की लालच ने पाकिस्तानी सियासतदानों से कई बार एक दूसरे से और कई बार मुल्क तक से गद्दारियां भी कराई हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगाया नहीं बल्कि रुकवाया था। ये वाकया था मार्च 1951
की रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी, पाकिस्तान में मिलिट्री क्यू लगाने की पहली साजिश जो नाकाम हुई। इस साजिश की सरबराही की थी उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अकबर खान ने, जो लियाकत अली खान को हटाकर खुद इख्तिदार संभालना चाहते थे। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी इस्कंदर मिर्जा और आर्मी कमांडर इन चीफ अयूब खान हुकूमत से लॉयल रहे और अयूब खान ही के हुक्म पर आर्मी हेडक्वार्टर्स जहां मेजर जनरल अकबर खान मौजूद थे को घेरा गया और साजिश के तमाम अरकान को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ ट्रायल चलाया गया। अब अवाम में ये तासुर गया कि फौज और लियाकत अली खान एक पेज पर थे और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे थे। लेकिन फिर इस कॉन्स्पिरेसी के कुछ माह बाद ही अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान को GHQ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े कंपनी बाग रावलपिंडी में कत्ल कर दिया जाता है। लियाकत अली खान के बाद हुक्मरान आते जाते रहते हैं और अल्टीमेटली साल 1958 में मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा फेरोज खान नून की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट के मुल्क के नए सदर बन जाते हैं और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए इंतखाब करते हैं अपने पुराने साथी अयूब खान का। लेकिन अयूब खान इन्हें धोखा देने में 3 हफ्ते भी नहीं लगाते और इन्हें प्रेसिडेंट हाउस कराची से गिरफ्तार करा के मुल्क के सदर का ओहदा संभाल लेते हैं। ये आगे चलकर इस्कंदर मिर्जा को लंदन जलावतन करते हैं और अगले 11 साल तक पाकिस्तान पर डिक्टेटरशिप करते हैं। इनकी हुकूमत के दौरान एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो आज भी जिंदा है। जी हाँ, मैं जुल्फिकार अली भुट्टो ही की बात कर रहा हूँ, जिन्हें अयूब खान साल 1963 में फॉरेन मिनिस्टर नामजद करते हैं। लेकिन फिर 1965 की जंग के बाद भुट्टो और अयूब के ख्यालात में फर्क वाजे होना शुरू हो जाता है और फिर 1967 में फाइनली अयूब खान जुल्फिकार अली भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट से सैक कर देते हैं। यूं भुट्टो अयूब खान के खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं। इसी दौरान बुनियाद रखी जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एक ऐसी पार्टी जिसके बगैर आज भी मुल्क की सियासत अधूरी है। भुट्टो साहब कई बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स में अवाम के जम्मे गफीर को एड्रेस करते हैं और अयूब खान पर खुल के तनकीद करते हुए इनकी हुकूमत के लिए सर का दर्द बन जाते हैं। हालात यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि अयूब खान को भुट्टो पर एक से ज्यादा कातिलाना हमले कराने पड़ जाते हैं, लेकिन भुट्टो डटे रहते हैं और अयूब खान को 1969 में अवाम के प्रेशर की वजह से इख्तिदार छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन ये इख्तिदार किसी जमहूरी नहीं बल्कि एक फौजी हुकूमत के ही हवाले करते हैं, जिसके सरबराह होते हैं जनरल याया खान। याया खान पाकिस्तान की तारीख का पहला और इकलौता फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क टूट जाता है। हमारे मुल्क को तोड़ने में कहीं ना कहीं भुट्टो की जिद का भी किरदार होता है, जिसका याया खान भरपूर पास रखते हैं। लेकिन बदले में भुट्टो क्या करते हैं, इख्तिदार में आते ही ये याया खान को 1979 तक हाउस अरेस्ट में रखते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स जिसने भुट्टो को इख्तिदार देने की खातिर ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट जैसा बदनामे जमाना इकदाम उठाया, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार तक करा डाला, बदले में उसी शख्स को क्या मिला, हाउस अरेस्ट। वेल दोस्तों, यही है गेम ऑफ पॉलिटिक्स। आगे बढ़े तो जनरल टिक्का खान की रिटायरमेंट के बाद जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए भुट्टो के सामने 8 नाम रखे गए तो उन्होंने इंतखाब किया जूनियर मोस्ट ऑफिसर जियाउल हक का, जो कई सुनी बातों के मुताबिक भुट्टो की बेइंतहा चापलूसी करके उस कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन आर्मी चीफ बनने के बाद जिया ने क्या किया ये आप सभी जानते हैं। जिस भुट्टो ने जिया को फर्श से लाकर अर्श पर बिठाया, जिया ने उसी भुट्टो को फांसी के घाट उतार दिया और यूं तारीख में एक और सियासी गद्दारी का इजाफा हुआ। अब आप यहाँ तक अगर वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो आपको सियासी गद्दारियों की एक पूरी साइकिल नजर आएगी। इस्कंदर मिर्जा ने उस वक्त के सिविलियन प्राइम मिनिस्टर फेरोज खान नून को धोखा दिया, अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को धोखा दिया, भुट्टो ने अयूब खान को, जबकि जिया ने भुट्टो को धोखा दिया। लेकिन धोखाधड़ी की ये दास्तान रुकी नहीं। जियाउल हक ने 7 साल मार्शल लॉ के तहत हुकूमत करने के बाद जब फाइनली 1985 में मार्शल लॉ लिफ्ट करके नॉन पार्टी इलेक्शंस कराए तो मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए जिया का इंतखाब ठहरे। लेकिन आगे चलकर यही जुनेजो जिया के गले का कांटा बन गए और ओजड़ी कैंप डिजास्टर, जिसमें वाजे तौर पर कुछ ऐसे अफसरान जो जिया के बहुत करीब थे की गफलत वाजे थी के खिलाफ जब मोहम्मद खान जुनेजो ने जियाउल हक के इस वाक्य को हादसा करार देने के बावजूद तहकीकात का आगाज किया तो जिया की समझ में ये बात आ गई कि जुनेजो को मैनेज करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह जनरल बाजवा की समझ
समझ में ये बात आ गई थी कि इमरान खान को मैनेज करना आसान नहीं होगा और फिर दोनों ने यकसा कदम उठाया। प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से फारिग कर दिया और फिर जिया के एक आस्तीन के सांप से जान छुड़वाने के बाद पाला पड़ा किसी दूसरे सांप से, जिसने फाइनली इन्हें डस लिया और जिया एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में मारे गए। जिया की मौत के बाद एक नाम पाकिस्तान की सियासत में छाया रहा और वो थे पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट गुलाम इसाक खान, जो जिया की मौत पर प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालते हैं और इस पर 5 साल तक विराजमान रहते हुए 2 हुकूमतों की छुट्टी करते हैं। लेकिन साल 1993 में ये भी अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं और बेनजीर भुट्टो की नई सरकार में प्रेसिडेंट इन्हीं की पार्टी से अपॉइंट होते हैं। चुनाचे बादी नजर में ऐसा माना जाता है कि बेनजीर भुट्टो की सरकार को शायद इंटरनली कोई खतरा लाक ना हो, लेकिन भाईजान ये पाकिस्तानी सियासत है। फारूक लगारी बेशक बेनजीर की अपनी पार्टी से हों, बेनजीर के नाम पर इलेक्शन में वोट लेकर पहले पार्लियामेंट का हिस्सा बने हों और फिर सदर मुंतखब हुए हों, लेकिन वक्त आने पर उन्हें भी बेनजीर से गद्दारी करनी ही थी। चुनाचे वो 1996 में असेंबलियां तहलील करते हुए बेनजीर की हुकूमत को घर भेज देते हैं। यूं नवाज शरीफ अवाम में बेइंतहा मकबूलियत हासिल करते हैं और 2/3 अक्सरियत के साथ 1997 में अपनी एक इंतहाई मजबूत हुकूमत कायम करते हैं। इनकी यह हुकूमत इतनी मजबूत होती है कि इसके अंडर पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया जाता है और फिर एक आर्मी चीफ तक को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन नवाज शरीफ से पूछने वाला कोई नहीं होता। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो ना सिर्फ नवाज शरीफ से सवाल पूछता है बल्कि अच्छे से हिसाब किताब भी करता है। ये शख्स थे जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल जहांगीर करामत के इस्तीफे के बाद नवाज शरीफ के सामने नए आर्मी चीफ के लिए 3 नाम जेरे गौर आते हैं और ये भी भुट्टो वाली गलती दोहराते हुए जूनियर मोस्ट ऑफिसर जनरल सैयद परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ के रैंक पर प्रमोशन दे देते हैं और फिर यही जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ से इनकी रातों की नींदें छीन लेते हैं और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ उस प्लेन हाईजैकिंग ड्रामा के नतीजे में नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत की हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं और नवाज शरीफ को गिरफ्तार करते हुए मुल्क का इक़्तिदार संभाल लेते हैं। लेकिन फिर यही डिसिप्लिन जनरल मुशर्रफ बैरूनी प्रेशर के नतीजे में अपने सो कॉल्ड असूलों पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पहले ये सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर नवाज शरीफ को रिहा करते हुए इन्हें अपने भाई और वालिद समेत जलावतन कर देते हैं। बेनजीर और आसिफ जरदारी भी जलावतन होते हैं और मुशर्रफ बगैर किसी खास पॉलिटिकल ऑपोजिशन के मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं। लेकिन फिर अमरीकी प्रेशर में आकर जनरल मुशर्रफ एलिजिडली मुल्क के अरबों रुपए खा जाने वाले लोगों के तमाम केसेस खत्म करते हुए इन्हें NRO दे देते हैं और 2008 में खुद सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में चले जाते हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत एक कमबैक कर लेती है। फिर आता है साल 2013। नवाज शरीफ तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम मुंतखब होते हैं। वजीर आजम बनते ही कुछ ही अरसे में नवाज शरीफ बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात करने चले जाते हैं और इन दोनों की तरफ से कोऑपरेशन की बात की जाती है। लेकिन फिर इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिला लेते हैं और साल 2014 में इस्लामाबाद में 140 दिनों का एक एस्टैब्लिशमेंट बैक धरना दिया जाता है। यूं साल 2016 में जब नए आर्मी चीफ लगाने का मरला आता है तो एक बार फिर नवाज शरीफ सीनियोरिटी को ना देखते हुए 4th सीनियर मोस्ट ऑफिसर जनरल बाजवा को आर्मी चीफ का ओहदा देते हैं और फिर बाजवा साहब के आने के बाद क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। पहले नवाज शरीफ को एक कमजोर केस में ताहयात नाअहल कर दिया जाता है और फिर 2018 में इलेक्शंस को मैनेज करके इमरान खान के इक़्तिदार में आने की राह हमवार की जाती है। नवाज शरीफ जिस आर्मी चीफ को खुद ही 3 सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर तरजीह दे के आर्मी चीफ बनाते हैं, उनके बारे में उनका 2019 में लंदन में बैठकर क्या कहना था जरूर सुने। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीन चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अपने उरूज को पहुंच जाते हैं और दोनों ही पार्टी सेम पेज पे होने का दावा करती हैं। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कुछ आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब का एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है।
लेकिन फिर साल 2022 में जनरल बाजवा ये पेज पलट देते हैं और एक 13 पार्टीज का गठजोड़ अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिरा देता है। इस हुकूमत गिराने के सिलसिले में पीटीआई के कई अरकान अपने जमीर का सौदा करते हुए अपनी पार्टी और अपने वोटर्स से गद्दारी करते हुए अदम एतमाद के हक में वोट डालते हैं और फिर इमरान खान हुकूमत गंवाने के बाद जनरल बाजवा पर खुली तनकीद करते हुए इन्हें गद्दार और मीर जाफर जैसे अलकाबात देते रहे और इन्हें अपनी हुकूमत को गिराने का मास्टरमाइंड करार देते रहे। उस हुकूमत को साजिश करके बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। याद रहे कि ये वही जनरल बाजवा थे जिनके बारे में एक जमाने में इमरान खान की हुकूमत के एक वजीर शहरियार आफरीदी ने कहा था कि आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है। घर का एक बाप होता है, बाप और माँ का अपना रोल है। इसी तरह आर्मी चीफ ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे मुल्क की आर्मी चीफ की मिसाल एक बाप और माँ दोनों की बनती है। That's why I've given this example. लेकिन फिर यही बाप गद्दार बन जाता है। उम्मीद है ये सारी कहानियां सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि सियासत का खेल कितना घिनौना है और इस खेल का कोई दीन ईमान नहीं। और दोस्तों यहीं पर आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।